Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter coordination compounds. आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे. देखो बेटा, कल हमने नॉमेनक्लेचर किया था, है ना, एंड आज भी हम थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर को कंटिन्यू करते हैं. फिर हम नेक्स्ट थ्योरी करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सबसे पहले देखो रजे, हमने जो नॉमेनक्लेचर किया था कल, मैंने आपको मतलब बोला था कि आप ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जो एग्जांपल्स दी हुई हैं आपकी बुक में, उनको देखना, उनको करके देखना कि जो हमने रूल्स किए थे उन रूल्स के अकॉर्डिंग उनको एक बार ट्राई करके देखना. अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं फिर मैं आपको करवाती हूँ. ठीक है, मैं आपको ये एग्जांपल्स एक बार ही एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा से. अगर इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताओगे, फिर हम एक डाउट क्लास लगा लेंगे जिसमें हम ये सब क्लियर कर लेंगे. ठीक है बच्चों, थोड़ा सा 15 तारीख तक ना रजी आप थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको वीडियो लेक्चर्स ही सेंड करूंगी. 15 के बाद हम कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस ही करेंगे. ठीक है, अगर स्कूल लगते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम ऑनलाइन क्लासेस ही करेंगे. एंड 15 तक मैं आपको वीडियो लेक्चर्स ही सेंड करूंगी. ठीक है बेटा, अब देखो हमने नॉमेनक्लेचर किया था, मैं कुछ कंपाउंड्स बता रही हूँ, उनको ही हम आगे करते हैं. देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है. ठीक है, ये नेम लिखा हुआ है, नेम से हमने फॉर्मूला बनाना है. कैसे बनाएंगे? ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्या बताया हुआ है, टेट्रा अमायन. अगर टेट्रा अमायन है, इसका मतलब अमायन कितने होंगे, 4. अमायन हमें किसके लिए लिखना है, NH3 के लिए. कितने हैं, 4, तो हमने 4 लिख लिए. ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्वा. कितने एक्वा, सिर्फ 1 ही लिखा हुआ है, कुछ नहीं मेंशन किया, डाई ट्राई टेट्रा, तो हम एक ही लगाएंगे. तो हमने एक H2O लगा दिया ब्रैकेट में. ठीक है, ब्रैकेट में क्यों लगाया, वैसे रजी आप ना सारे लाइगेंड्स को ब्रैकेट में ही लिख लो. ठीक है, देन क्या है हमारे पास, क्लोराइडो. क्लोराइडो मतलब क्लोरीन के लिए, Cl के लिए, इसको भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो. यहाँ पे बेटा इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ, क्यों, बिकॉज ये एक ही एटम है. एक ही एटम को हमारी मर्जी होती है कि हम लिखना चाहते हैं ब्रैकेट में या नहीं लिखना चाहते. क्लियर है. उसके बाद है कोबाल्ट. कोबाल्ट जो मेटल होता है उसको पहले लिखा जाता है, फिर आती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. इसका मतलब ये सारा हमारा कोऑर्डिनेशन सफियर हो गया. उसके बाद है क्लोराइड बाहर. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि बाहर हमने कितने क्लोराइड आयंस लिखने हैं. तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि क्लोराइड आयंस हमने कितने लेने हैं बाहर. कई बार 1 लिखे होंगे, 2 लिखे होंगे, 3 लिखे होंगे. ये हमें पता चलेगा बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से. अब देखो, अगर यहाँ पे कोई भी क्लोरीन नहीं है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितनी है, या फिर ऐसे ले लो कि कोबाल्ट है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है कितनी है, 3 है. ठीक है, जैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे ना, यहाँ पे हम x लेते थे, फिर इक्वल्स टू हम कुछ पुट करते थे. अब हमने इक्वल्स टू निकालना है, हमने ये चार्ज निकालना है कितना होगा, एंड हम क्या है इसको 3 पुट करके चलेंगे. ठीक है, फिर 4 × 0. ठीक है, प्लस हमें पता है वाटर पे कितना चार्ज होता है, 0, प्लस क्लोरीन कितने हैं, 1 कितना चार्ज होता है, -1, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, निकालो, 3 + 0 + 0 -1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2. इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कितना आना चाहिए, +2. अगर यहाँ पे चार्ज +2 आना चाहिए तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे -2 आएंगे, फिर ही तो ये क्या है, बैलेंस होगा. तो यहाँ पे हम 2 लगा लेंगे. अब देखो, यहाँ पे 2 चार्ज, -2, यहाँ पे +2 आएगा, यहाँ पे +2 चार्ज आएगा. ठीक है, +2 ही हमने निकाला. अगर हम यहाँ पे Cl2 लेंगे, -Cl2 आया, तभी तो यहाँ पे +2 आया. अब हमें ये +2 लाना है, हमें ये पता है कि यहाँ पे +2 चार्ज है. हमें ये बताना है कि यहाँ पे क्लोराइड कितने लगे होंगे, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन लगे होंगे. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 2 Cl2 लगाए हैं. ऐसे ही आपको बाकी करके देखने हैं बेटा. अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लेना. अब देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है. इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसका कोई भी मतलब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की 0 है. ठीक है, जो कार्बोनिल होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं. मैं आपको एक चार्ट आज सेंड करूंगी, आप उसमें देखना कि क्या मतलब क्या चीजें हैं. ठीक है, उनमें लाइगेंड्स दिए हुए हैं. ठीक है, लिगेंड्स दिए हुए हैं, लिगेंड्स के साथ उनमें क्या दिया हुआ है, लिगेंड्स के साथ बताया हुआ है कि
कितना चार्ज होता है उन पे, उनका नेम क्या यूज करना है, ठीक है। अच्छे से आपने आज उनको स्टडी करना है, इसलिए मैं छोटी सी वीडियो ही आपको सेंड करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमें क्या बताया हुआ है इसमें हमें फॉर्मूला बताया हुआ है, इससे हमने नेम देखना है। तो सबसे पहले देखो हम क्या लिखेंगे, देखो ये है हमारे पास पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बाहर कोई भी काउंटर आयन नहीं है, क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें से कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी पहले हमने लिगेंड्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लिगेंड्स हैं, अमोनिया, सबसे पहले अमोनिया है, तो हम देखेंगे अमोनिया को अमायन लिखते हैं, ए से शुरू होगा। क्लोरीन को क्लोराइडो लिखते हैं, तो सी से शुरू होगा। NO2 को नाइट्रो लिखते हैं, नाइट्राइटो लिखते हैं, तो किससे शुरू होगा बेटा, हमारा N से शुरू होगा। इसका क्या मतलब है कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम मतलब सबसे पहले ए फिर सी फिर दिस, मतलब जैसे हमारे पास सीरियल वाइज लिखे हुए हैं ना वैसे ही हम यूज करेंगे। तो देखो कितने हैं अमायन हमारे पास, 2, तो हम क्या लिखेंगे, डाई अमायन, ठीक है। देन क्लोरीन का क्लोराइडो, देन NO2 का नाइट्राइटो, देन N लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज ये क्या है बेटा हमारे पास, ये एम्बीडेंटेट लाइगेंड है। मैंने आपको बताया था ना कि जो एम्बीडेंटेट लाइगेंड होते हैं, जैसे NO2 एम्बीडेंटेट लाइगेंड है, कई बार N से मेटल का बॉन्ड बना होगा, कई बार O से बना होगा NO2 में, तो यहाँ पे N के साथ बना हुआ है, इसीलिए लिंकेज शो किया कि N के साथ प्लेटिनम लगा होगा, क्लियर है। देन हमारे पास 2 मतलब प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के लिखी हुई है, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा रोमन में ही लिखना है, ऐसा नहीं है कि आप 2 लगा दो, एंड हमेशा इनको ब्रैकेट में मेंशन करना ही होता है, क्लियर है बच्चों। अब आपको बाकी सारे करने हैं, इनके बाकियों के नेम करने, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बताना, फिर मैं आपको अगेन डिस्कस करूंगी। इसके बाद रजे आज तो आप करके देखना, कल मैं आपको कुछ नेम्स सेंड करूंगी बुक के बाहर के, ठीक है, ताकि आप क्या है आपको नॉमेनक्लेचर अच्छे से करना आ जाए, बिकॉज जो नेमिंग आपको तो यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं ना, तो आप अच्छे से कर भी लोगे। जिनके नेम्स आपके पास, जिनके आंसर आपके पास नहीं होंगे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर आप वो ट्राई करके देखना, उनमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो बताना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो आइसोमेरिज्म टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, 9.4 टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। देन 9.5 है, ठीक है। 9.5 में सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है कि जो हमने वर्नर थ्योरी की थी, सबसे पहला टॉपिक जो था हमारा वर्नर थ्योरी, उसकी 3 लिमिटेशंस थी, ठीक है। उनकी लिमिटेशंस को बैलेंस करने के लिए, इग्नोर करने के लिए नेक्स्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी। तो वर्नर थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी, वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स पोजेसेस द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि कुछ ही कंपाउंड्स, कुछ ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही क्यों, मतलब कुछ ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, कुछ ही कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, कुछ तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे कुछ एलिमेंट्स, कुछ नहीं बनाते, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। कि ऐसा तो नहीं है कि सारे कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे, क्यों कुछ ही होते हैं कुछ नहीं होते हैं, ओके। सेकेंड क्या है, वाई द बॉन्ड्स इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, जो बॉन्ड्स होते हैं ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं। इसका मतलब रजे हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने एक पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा वाला पोस्टुलेट किया था वर्नर थ्योरी का, जो थर्ड पोस्टुलेट था कि जो लिगेंड्स होते हैं, है ना, वो मेटल के अराउंड क्या होते हैं, सराउंड करते हैं, एंड उसको एक परफेक्ट एक स्पेशल अरेंजमेंट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी अरेंजमेंट वैसी ही क्यों होती है, क्यों 6 लाइगेंड हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही बनाते हैं, क्यों जो अगर 4 लाइगेंड होंगे तो उनकी टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, वाई, ठीक है, ऐसी क्यों बनती है। अगर किसी की टेट्राहेड्रल बनती है तो उसकी स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं बनी, अगर किसी की स्क्वायर प्लेनर है तो उसकी टेट्राहेड्रल क्यों नहीं बनी। यही मतलब एक इन्होंने बताया कि अगर उसकी टेट्राहेड्रल है तो क्यों है टेट्राहेड्रल, कोई तो रीजन होना चाहिए ना कि अगर हम उसको टेट्राहेड्रल लिख रहे हैं तो, ठीक है। ये चीजें वर्नर ने हमें बताई नहीं थी, जिसको मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बता दिया था कि टेट्राहेड्रल क्यों बनती है, ऑक्टाहेड्रल क्यों बनती है, स्क्वायर प्लेनर क्यों बनती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, कि
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो कुछ मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। बट क्यों करते हैं मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो? ठीक है, ये रीजन हमें नहीं बताया था वर्नर ने। वर्नर तो एक्चुअली मैग्नेटिक के बारे में कुछ लेके ही नहीं चला, है ना। हमने नहीं पढ़ा ना कि किसी का मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, तो वर्नर ने तो इस चीज को लेके ही नहीं चला। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, या तो वो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं, लेकिन क्यों? ठीक है, ये तो मतलब कंसीडर ही नहीं करके चला वर्नर। इसीलिए इसकी ये 3 लिमिटेशंस हैं जिनको मतलब बैलेंस करने के लिए, इन लिमिटेशंस को प्रूव करने के लिए क्या है, अगेन 3 थ्योरीज आई थी। एक तो थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक तो थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड एक थी LFT एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। 4 है रजे, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, LFT लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है बेटा, तो इनको बैलेंस करने के लिए ये 4 थ्योरीज आई थी, बट हमारे सिलेबस में ओनली 2 है, VBT एंड CFT। ये LFT एंड MOT हमारे सिलेबस में नहीं है। वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये आप +1 में कर चुके हो, एंड लिगेंड फील्ड थ्योरी +2 तक के सिलेबस में नहीं है, ये हायर क्लासेस के लिए है। ठीक है, मतलब अब हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। अब रजे देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में रजे ये इसकी डिस्कवरी ना पॉलिंग ने की थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की डिस्कवरी पॉलिंग ने की थी। उन्होंने बोला था कि जो बॉन्ड होता है, ठीक है, मेटल एंड लिगेंड के इन बिटवीन जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड मान के चले थे ये। ठीक है, ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड मान के चले थे। एंड इन्होंने ये माना था बच्चों कि जो ज्योमेट्री होती है ना, देखो हमने बोला कि जो वर्नर थ्योरी है ना, वर्नर थ्योरी की ये लिमिटेशन है कि ये नहीं बता पाया कि जो हमारे पास ज्योमेट्री बनती है, जो पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनती है वो क्यों बनती है, ऑक्टाहेड्रल क्यों बनी, टेट्राहेड्रल क्यों बनी, स्क्वायर प्लेनर क्यों बनी। ठीक है, ये वर्नर तो नहीं बता पाया था, इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने सारा प्रूव किया था कि क्यों ऐसी ज्योमेट्रीज, ऐसी स्ट्रक्चर्स बनती हैं। ठीक है, तो इसको बताने के लिए कोई तो मतलब लेके चला होगा ना किसी बेसिस पे, तो पॉलिंग ने प्रूव किया होगा कि अगर किसी भी सबस्टेंस की, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल है, तो किस बेसिस पे है, तो वो बेस किस चीज को लेके चले थे, हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे उन्होंने अपनी सारी थ्योरी प्रूव की थी। ठीक है, सारी थ्योरी प्रूव की थी। उन्होंने मैग्नेटिक कैरेक्टर भी शो किया, ठीक है, कि मैग्नेटिक क्यों होते हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज भी शो की कि जो हम बोलते हैं कि ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल क्यों बनता है, टेट्राहेड्रल क्यों बनता है, ये उन्होंने ज्योमेट्री के बेस पे बताया, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे ज्योमेट्री बताई थी। क्लियर है। अब देखो ये क्या मान के चले बेटा कि अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 बनती है, ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसके रिलेटेड ज्योमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल होगी। जो अरेंजमेंट होगी लिगेंड्स की अराउंड द मेटल एटम वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। एंड अगर ज्योमेट्री dsp2 आती है देन होगी स्क्वायर प्लेनर। देखो बेटा ये दोनों में कितने, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। मतलब जब मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है 4 लिगेंड्स लगे हैं, तो 2 तरह से उनकी अरेंजमेंट हो सकती है लिगेंड्स की, एक तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में। टेट्राहेड्रल है उसके लिए क्या चीज चाहिए, उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन चाहिए sp3, एंड अगर स्क्वायर प्लेनर है तो उसके लिए चाहिए dsp2। क्लियर है। अगर हमारे पास 5 बन रहे हैं बॉन्ड्स, 5 बन रहे हैं या लिगेंड्स हमारे पास 5 हैं, तो उसके लिए ज्योमेट्री क्या आएगी, sp3d। एंड अगर sp3d आ रही है तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल बनेगी। एंड 6 के लिए भी 2 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन आती है, एक तो sp3d2 एंड एक d2sp3, लेकिन इन दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहेड्रल ही होती है। ठीक है, इन दोनों हाइब्रिडाइजेशन के विद रिस्पेक्ट टू जो हमारी ज्योमेट्री बनेगी वो तो ऑक्टाहेड्रल ही बनेगी। क्लियर है बच्चों।
अब देखो हमारे पास जो इन्वॉल्वमेंट होती है बॉन्ड्स की ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन में, वो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो N-1D, या फिर NS NP, ठीक है, या फिर NS NP एंड ND, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, D2sp3 है, हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, या फिर sp3d2 है, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए ये दो हाइब्रिडाइजेशन चाहिए हमें, है ना। अब देखो कि अगर D2sp3 है, ठीक है, D2sp3 में जो D है ना वो N-1 वाला यूज करेंगे, एंड इसमें जो D है वो N वाला यूज करेंगे। इसका क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगी कि इसका मतलब क्या निकलता है कि हमने sp3 D2 में D- इसमें N-1D का यूज करेंगे, ठीक है, इसमें ND का यूज करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं फिर समझ में आएगा। देखो बेटा, हम एक कंपाउंड लेके चलते हैं, कोबाल्ट NH3 पॉजिटिव, आपकी बुक में भी इसकी ही एग्जाम्पल दी हुई है, वही लेके चलते हैं, ठीक है। इसके लिए अब जब आपने हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है, ठीक है, हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे इस कंपाउंड की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्लियर है। तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले हमें मेटल चाहिए, ठीक है, कोबाल्ट मेटल चाहिए। अब हम देखेंगे कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 27, ठीक है। अब 27 है तो इसकी हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। देखो बेटा, इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d7 4s2। हाइब्रिडाइजेशन के लिए बेटा आपको 1 से लेके 30 तक जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं एंड उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। 1 से 30 ये आपको मस्ट है, ये आपको आनी ही चाहिए। आपको 1 से लेके 20 तक को मुझे पता है आपको आती होगी, ठीक है। 21 से 30 तक शायद आपको आती हो, शायद ना आती हो, तो आपको लर्न करने हैं 21 से लेके 30 तक एटम्स एंड उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब कोबाल्ट का 37 होता है एंड ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल कर देते हैं ऑर्बिटल डायग्राम में। देखो यहाँ पे 3d 4s, अब 4p होती नहीं, 4p में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम एक बार 4p ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं करेंगे। तो 3d है, 3d में हमने कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। तो 1 2 3 4 5, 2 फिर हमें पेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। देन हमने डाल दिए 1 2, क्लियर है बच्चों। अब देखो, अब हमने यहाँ पे ये लिख लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, दिस इज द चार्ज ऑफ दिस, बट बाय चांस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 आ रही है। आप निकाल के देखना, मैंने कल आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया था ना, तो निकाल के देखना, कोबाल्ट की यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 ही आएगी। तो +3, अब ये तो जो हमने ड्रॉ किया, जो और ये डायग्राम बनाई है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ये किसकी है बेटा, ये कोबाल्ट की है। लेकिन अब हमने कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की निकालनी है। 3 पॉजिटिव की क्यों निकाली, बिकॉज कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, यहाँ पे कैलकुलेट करके +3 आ रहा है। तो +3 की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे बेटा, हमारे पास क्या है, 3 पॉजिटिव करना है। तो इसका मतलब कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव चार्ज कब आया होगा, जब उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाए होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s वाले चले गए, तो 4s जो है हमारा वो खाली हो गया अब, बिकॉज 4s में जो इलेक्ट्रॉन्स थे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमारे क्या हो गए, खाली हो गए, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, अब ये खाली हो गया, यहाँ 2 चले गए, एक और निकालने हैं, एक हमने ये वाला निकाल दिया, तो हमारे पास अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे 0 हो गए, क्लियर है बेटा। अब
ये क्या है हमारा, ये हमारे पास कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की डायग्राम बन गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करना है, देखो या तो देखो 6 हमने लिगेंड्स को फिल करना है, ठीक है, 6 लिगेंड्स को फिल करना है। अब फिल जब हम करेंगे ना, उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हमने फिलिंग करनी है तो हमें ऑर्बिटल्स क्या चाहिए, बिल्कुल वेकेंट चाहिए, ठीक है। जब हम NH3 के यहाँ पे लिगेंड्स को फिल करेंगे ना, तब हमें क्या चाहिए, ऑर्बिटल्स बिल्कुल खाली चाहिए। जब जैसे यहाँ पे देखो 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो हमें 4s में कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। क्लियर है। अब देखो हमारे पास दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, या तो D2sp3 या फिर sp3d2। बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए और कोई हमारे पास चांस ही नहीं है। ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम क्या चाहते हैं कि D2sp3 हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो बेटा कुछ ना लाइगेंड्स ऐसे होते हैं जो पेयरिंग करवा सकती हैं, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा सकते हैं। अब क्या है कि एक बार तो हमारे पास ये इस तरह से है, तो NH3 क्या करेगा, NH3 ऐसा लाइगेंड है कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा। किस तरह से, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा तो पेयर्ड अप हो जाएगा ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा तो पेयर अप हो गया। तो क्या हो गया, 1 2, ये तो हमारे पास है। यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। ये दोनों हमारे खाली हो गए ना, ये दोनों हमारे खाली हो गए, एक तो ये वाला, एक ये वाला, फिर ये वाला। 3 4 5 एंड 6 ऑर्बिटल हमारे क्या है, बिल्कुल वेकेंट है। ये क्रॉस मैंने क्यों लगाया, क्रॉस मैंने इसलिए लगाया कि मान लो ये क्रॉस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके, NH3 के। तो NH3 जहां पे मैंने क्रॉस लगाए हैं ना, उन 6 जगह पे जाके फिट हो जाएगा। यहाँ पे एक NH3 लगा है, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे, ये इन 6 साइड्स पे क्या लगा है, 6 ऑर्बिटल्स में क्या लग गया, हमारा NH3 लग गया, 6 अमोनियाज लग गए, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, जो भी खाली थे उनको चूज करना है, ठीक है। तो क्या हुई हमारी, कितने d ऑर्बिटल्स हैं, 2, एक s एंड 3 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3। इसकी शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। फिर आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है रोजे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि कोई पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब है, पैरामैग्नेटिक का बच्चों ये मतलब है कि अगर तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, ठीक है, अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, जब हमने पेयरिंग कर ली या पेयरिंग नहीं की, जब हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाली ना, उसके बाद अगर कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, या एक भी ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो पेयर्ड नहीं है, मतलब एक भी अगर ऐसा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है। पैरामैग्नेटिक वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, प्रेजेंट हूं, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हुआ बेटा, ये है हमारा डायामैग्नेटिक, ठीक है। जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तब उसको हम डायामैग्नेटिक बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। तो ये जो एग्जाम्पल है ये डायामैग्नेटिक की है, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ जिसमें हम क्या निकालेंगे, हम मैग्नेटिज्म निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम आपकी बुक वाली COF6 नेगेटिव, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी कोबाल्ट की क्या रहेगी, 3 पॉजिटिव रहेगी। तो हमने सिंपल क्या है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव ही सीधा बना लिया। कोबाल्ट में क्या होता था, 3d7 एंड 4s2, लेकिन यहाँ पे 4s का 2 चला गया एंड 3d6 बन गया 3d7 की जगह पे, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखो जो F होता है ना बेटा, वो ऐसा लाइगेंड होता है जो पेयरिंग नहीं करवाता। वो मैं आपको बता दूंगी कि कौन से पेयरिंग करवाएंगे, कौन से पेयरिंग नहीं करवाएंगे।
क्लियर है। तो F ऐसा लाइगेंड है जो पेयरिंग नहीं करवाता, तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल हमारे इन्वॉल्व होंगे? हाइब्रिडाइजेशन में एक तो 4s हो गया, 2 हमारे p हो गए एंड 2 हमारे d। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या आ जाएगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2। पहले वाले की क्या निकाली हमने? d2sp3, इसकी क्या होगी? sp3d2। यहाँ पे बेटा जो आपको बना के दिखाया हुआ है ना, वो ऐसे इन्होंने बना दिया, ये जो 4sp3d2 इन सभी को इकट्ठा कर दिया। ये 6 ऑर्बिटल्स आपको बनाए दिखाए हुए हैं ना, ये क्या है, हमारे इन 6 को इकट्ठा कर दिया। यहाँ पे sp3d2 आएगा, शायद d3 लिखा हुआ है तो d2 कर लेना, ठीक है। हो सकता है मेरे पास पुरानी बुक है तो हो सकता है कि मिसप्रिंट हो, मेरे पास आपके पास ना हो, तो देख लेना, यहाँ पे sp3d2 आएगा। अगर sp3d3 लिखा हुआ है तो d2 कर लेना, ठीक है। एंड जो ये 3 ऑर्बिटल्स बच गई वो इन्होंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, बस इन्होंने ये इकट्ठा करके बना दिए। हम अलग अलग भी लिख सकते हैं सीधा sp3d2, चाहे इकट्ठा करके बना दो। अब ये जो इन्होंने पेयरिंग की हुई है, मैं क्रॉस के साथ करती थी ना पेयरिंग, इन्होंने सीधा ऐसे ही पेयरिंग कर रखी है कि जो अमोनिया है ना, हमें पता है कि बॉन्ड बनता कैसे है, लोन पेयर की डोनेशन से ना। तो ये जो लोन पेयर होते हैं उनको इन्होंने ऐसे अरेंज कर रखा है इन 6 ऑर्बिटल्स में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इन 6 ऑर्बिटल्स में 6 F आके लग गए हैं, क्लियर है। तो अगर तो पेयरिंग होगी तब कौन सा होगा, नहीं होगी तब कौन सा होगा, ठीक है। ये वही बात है बेटा। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। जो इनर ऑर्बिटल होते हैं उनको हम लो स्पिन या फिर स्पिन पेयर्ड भी बोलते हैं, लो स्पिन एंड इनको हम हाई स्पिन बोलते हैं। ये लो स्पिन एंड हाई स्पिन का क्या मतलब है, एक बार यहाँ पे लीव करो, जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करवाऊंगी ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देन है आउटर ऑर्बिटल का कंसेप्ट। यहाँ पे स्पिन फ्री एंड स्पिन पेयर्ड का क्या मतलब है? देखो बेटा, जब हमने पेयरिंग कर दी थी, यहाँ पे पेयरिंग कर दी थी है ना, तब क्या है, हमारे अंदर वाले यूज हुए थे ना, मतलब D2 पहले आता है, पहले वाला 3D वाले D यूज हुए थे, है ना। लेकिन जब हमने पेयरिंग नहीं की तब 4D वाले D ऑर्बिटल यूज हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए बेटा इनको स्पिन फ्री बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। एंड यहाँ पे इनको स्पिन पेयर्ड बोलेंगे बिकॉज यहाँ पे सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो पेयर्ड हैं। ये हमारे पेयर्ड हो जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, पेयर्ड हो गए ना। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, स्पिन पेयर्ड, एंड आउटर वाले को स्पिन फ्री। एंड इनको इनर आउटर क्यों बोला जाता है, उसका भी यही रीजन है बेटा, क्योंकि D2 अंदर वाले यूज हुए, ठीक है, D2 अंदर वाला यूज हुआ इसीलिए इनर ऑर्बिटल, एंड इसमें बाहर वाला D2 यूज होता है इसीलिए आउटर, ठीक है। एंड n-1 एंड n वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था उसका क्या मतलब है बेटा, n-1 मीन्स अगर हम यहाँ पे D2sp3 कर रहे हैं तो देखो S कौन सी है हमारे पास 4s, P कौन सी है हमारे पास 4p, लेकिन D कौन सी है हमारे पास 3D। अगर हम 4 को n ले रहे हैं तो D हमारी n-1 होगी ना, ठीक है। लेकिन जब हम sp3d2 की बात कर रहे हैं तब हमारे पास क्या है, जो S है वो 4s है, P 4p है, D भी 4d है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम n की ही बात कर रहे हैं, D ऑर्बिटल वो n वाला ही है। देखो यहाँ पे हमने 4d का ही D यूज किया है ना, तो n वाला ही है, लेकिन यहाँ पे n-1 वाला है। तो ये वही कंसेप्ट है बेटा, n-1d यूज कर सकते हैं या फिर nd यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर n-1 यूज हो रहा है तो उसको इनर ऑर्बिटल बोलेंगे, अगर nd यूज हो रहा है तो उनको आउटर ऑर्बिटल बोलेंगे। इनकी और एग्जाम्पल्स हैं, उनको जो आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल दी हुई है ना बेटा, उनको करना नेक्स्ट 2। इसके बाद मैं कल आपको कुछ और एग्जाम्पल्स करवाऊंगी इसी के बेसिस पे। ओके बेटा, थैंक यू।